हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे इंफॉर्मेशन रिस्क एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं इंफॉर्मेशन रिस्क एंड फ्रेमवर्क के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। यहां पर आप देखो, व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिस्क, यानी कि इंफॉर्मेशन रिस्क क्या होता है। टू फिट इन टू द ओवरऑल इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फॉर एन एंटिटी, एनी रिस्क फॉर इंफॉर्मेशन शुड रिलेट टू द ओवरऑल बिजनेस रिस्क। अब यहां पर जो आपके पास फिट होता है ओवरऑल इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपकी एंटिटी के साथ, वो यहां पर उस रिस्क को जो कि इंफॉर्मेशन के अंदर हो सकता है, वो यहां पर रिलेट करता है ओवरऑल बिजनेस रिस्क को। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड कंसिडर द risk of penetration of website. However, this needs to be seen in the context of the related business risk of loss of customer data or intellectual प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अब यहां पर हमारे पास जो है एग्जाम्पल दी गई है कि भाई हम जो है कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपके पास पेनिट्रेशन है रिस्क की, जैसा कि आपके पास यहां पर वेबसाइट की हो सकती है, फिर हाउ एवर उसको जरूरत है देखने की उसके कॉन्टेक्स्ट को रिलेटेड टू बिजनेस रिस्क, जो कि आपके पास लॉस हो सकता है कस्टमर डेटा का या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उसकी कंपनी के अंदर। We could consider the need for a disaster recovery plan for a computer center, but this needs to be seen in the context of overall business recovery in the event of an incident. In my opinion, there are no such things as it IT risk. अब यहां पर हमारे पास जो है हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमें यहां पर जरूरत है डिजास्टर रिकवरी की या फिर डिजास्टर रिकवरी प्लान की, जो कि एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर, या फिर मान लो हमें इस चीज की जरूरत है कि हम उस चीज कॉन्टेक्स्ट को देखें ओवरऑल बिजनेस के रिकवरी के लिए, और यहां पर वो इवेंट जो कि यहां पर इंसिडेंटली जो है वो परफॉर्म हो चुका है या फिर अकर हो चुका है, और यहां पर इन माई ओपिनियन कि उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली हम जो है यहां पर कुछ आईटी रिस्क, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी आईटी रिस्क जो है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो कि आईटी रिस्क को प्रमोट कर रही है, वो यहाँ पर ना हो। Instead, we have risk to the business that have IT causes or consequences. अब यहाँ पर instead क्या हम यहाँ पर जो है वो रिस्क है बिजनेस का, फिर आपके पास जो है IT causes, यानी कि आपके पास जो कंप्लीट IT के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फिर जो आपके पास consequences हैं। In other words, we only need to consider IT risk if there is a potential business impact. This is a useful sense to check apply. So what is the difference about risk? The main difference is their pervasive nature, increase the level of impact. For example, access to one system can give access to all data and services. अब यहां पर जो है हमारे पास ये कंसीडर कर रहा है, फिर हमें जरूरत है कंसीडर करने की आईटी रिस्क के अंदर कि यहां पर हमारे पास जो है बहुत सारे पोटेंशियल इंपैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे पोटेंशियल है जो कि बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है, और यहां पर जो है हम यूजफुल रहे उस सेंस, यानी कि एक यूजफुल माइंडसेट के साथ हम चेक कर सकें उसको अप्लाई करते टाइम। सो व्हाट इज डिफरेंट अबाउट आईटी रिस्क, यानी कि हमारे पास क्या डिफरेंट है आईटी रिस्क के बारे में। द मेन डिफरेंस इज देयर परवेसिव नेचर। अब जो उसका मेन डिफरेंस है वो है परवेसिव नेचर, जो कि इंक्रीज कर रहा है लेवल ऑफ इंपैक्ट को। और यहां पर हमारे पास एग्जांपल दे दी गई है, जैसे कि हमारे पास यहां पर एक सिस्टम है जिसको एक सिस्टम से यहां पर एक्सेस किया जा रहा है, उससे सारा जो डेटा है उसको एक्सेस किया जा सकता है और सारी सर्विसेज को एक्सेस किया जा सकता है। अ कॉमन mnemonic for summarizing IT risk is a CIA, which has been in use for some time now. It is mainly used in the context of security, risk and controls. However, I find it a useful way to assess risk for any IT scenario. अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक कॉमन निमोनिक है जो कि समराइज कर रहे हैं हम यहाँ पर आईटी रिस्क के अंदर, जो कि डिपेंड कर रहा है CIA के ऊपर, जो कि है आपके पास यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब ये जो है ये क्या करता है कि ये जो है वो यूज कर रहा है आपके पास अभी के टाइम पे इसको यूज किया जा रहा है, और ये जो है वो यूज किया जा रहा है मेनली उस कॉन्टेक्स्ट की सिक्योरिटी के रिस्क के ऊपर जो कि कंट्रोल कर रहा है आपके पास, और यहां पर जो है ये फाइंड कर रहा है यूजफुल एसेस रिस्क को जो कि हमारे आईटी सिनेरियो के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये CIA जो है वो बेसिकली आपके पास CIA ट्रेड है जो कि मॉडल है जिसको बेस कर रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और availability. Management is sometimes
ऑल्सो एडिड एज अ फोर्थ फैक्टर। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो भी कभी कभार जो है एज अ फोर्थ फैक्टर एडिट की जाती है, यानी कि ऐड जो है वो की जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेट्स टू डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब यहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो रिलेट करता है आपकी डेटा की सिक्योरिटी से और प्राइवेसी से। इट इज अबाउट इंश्योरिंग दैट डेटा इज नॉट लॉस्ट एंड डिस्क्लोज्ड इन एन अनऑथराइज्ड वे। अब यहाँ पर जो है ये इस बारे में इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो यहाँ पर लॉस्ट ना हो और ना हो डिस्क्लोज्ड किसी भी अनऑथराइज्ड तरीके से। दिस कुड बी ड्यू टू फिजिकल सिक्योरिटी सच एज लिविंग अ लैपटॉप ऑन अ ट्रेन और अलाउिंग अनऑथराइज्ड विजिटर्स और नॉट फिजिकली सिक्योरिंग लैपटॉप्स टू द डेस्क विद suitable डिवाइसेस। अब यहाँ पर उसके बाद ये जो है यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू फिजिकल सिक्योरिटी, या फिर आपके पास जो है यहाँ पर छोड़ दिया लैपटॉप को, या फिर हमने इस तरीके से लैपटॉप को ट्रेन किया, या फिर हमारे पास ओवरऑल जो हम यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं अनऑथराइज्ड विजिटर्स को, और यहाँ पर जो फिजिकली जो आपके पास यहाँ पर लैपटॉप्स हैं उनको सिक्योर किया है डेस्क के ऊपर, और यहाँ पर जो सूटेबल डिवाइसेस हैं उनके साथ। It could also be due to poor logical security such as poor password, not using screensavers to time out, failing to encrypt data sent in emails, or poor websites and firewall controls। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि आपके पास बहुत ही बुरी लॉजिकल सिक्योरिटी है, आपके पास यहाँ पर बहुत ही बुरा पासवर्ड है, और आपके पास जो है आप यहाँ पर किसी भी तरह के स्क्रीन सेवर्स को यूज नहीं कर रहे टाइम आउट के लिए, और यहाँ पर जो है आपकी जो कंप्लीट जो इनक्रिप्टेड डेटा है वो भी यहाँ पर मेल्स के थ्रू सेंड हो सकता है, और यहाँ पर आपकी वेबसाइट्स कंप्लीटली पुअर है, और यहाँ पर कोई भी फायरवॉल कंट्रोल नहीं है। फायरवॉल कंट्रोल वो चीज़ होती है जो कि आपके पास इंटरनेट से आने वाली वल्नरेबिलिटीज़ को, इंटरनेट से आने वाली जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट जो डेटा है, जो पैकेट्स हैं, उनको यहाँ पर ब्लॉक करता नहीं, कि वो पैकेट्स ब्लॉक करता है जो कि यहाँ पर कंप्लीटली अनऑथराइज्ड सोर्स से आ रहे हैं, और उनको जो है वो ब्लॉक कर देता है, यानी कि उसको जो है नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं होने देता आपके। The consequences of any loss of data could include loss of reputation, compliance fines and prosecution, loss of customers, or loss of intellectual property assets. With internet fraud on the increase, data has a value, and there have been cases of very large amount of personal employee data or credit card information being ट्रेडेड। अब यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आपके पास डेटा के लॉस होने के, उसके अंदर जो इंक्लूजन होती है डेटा के लॉस की वो होती है रेपुटेशन, कंप्लायंस फाइन्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ कस्टमर्स, यानी कि आपके पास जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है, और आपके पास जो लॉस ऑफ डेटा है यानी कि लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है वो भी यहाँ पर एक कमाल का एसेट है, वो भी आप यहाँ पर लॉस कर सकते हो। विद इंटरनेट फ्रॉड, यहाँ पर जो इंटरनेट का फ्रॉड है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और जो डेटा की वैल्यू है, और यहाँ पर केसेस हैं जो कि लार्ज अमाउंट के अंदर पर्सनल एम्प्लॉय का जो डेटा है या फिर जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ट्रेड हो रही है, यानी कि बिक रही है। Integrity in the security sense applies to preventing data from being changed by unauthorized persons। अब यहाँ पर जो इंटेग्रिटी है सिक्योरिटी की, इन द सेंस कि वो अप्लाई की जा रही है उसको प्रिवेंट करे डेटा को कि उसको कोई अनऑथराइज्ड पर्सन चेंज ना कर सके। Legitimate users of data need to have conferred and assurance that the data they use is accurate and complete। अब यहाँ पर जो हमारे पास legitimate users हैं वो यहाँ पर डेटा की ज़रूरत है कि वो conferred और आपके पास जो assurance है उस डेटा की वो एकदम यूज तरीके के accurate रखे और यहाँ पर complete रखे। I was in a restaurant once and left a tip of 12,000 euro on a bill of 120 euro। अब यहाँ पर ये कहता है कि मैं जो है वो एक रेस्टोरेंट में था और वहां पर मैंने एक टिप को छोड़ा जो कि थी यहाँ पर 12,000 यूरो, और यहाँ पर जो 12 यूरो थी वो उस बिल की थी जिसका बिल था हमारे पास 120 यूरो। द रेस्टोरेंट एंटर इट इनकरेक्टली। अब यहाँ पर जो रेस्टोरेंट के अंदर इसको इंटर किया गया वो किया गया इनकरेक्टली। आफ्टर आई हैड वेरीफाइड द ट्रांजेक्शन एंड अ फ्यू डेज आई रिसीव्ड अ कॉल from my credit card company saying that there was a large unusual transaction. The tip had been entered as 12,000 euro. This sorts of errors should not occur। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई मैंने जो है यहाँ पर ये इनकरेक्टली जो अमाउंट है वो रेस्टोरेंट वालों ने एंटर किया, और यहाँ पर उसके बाद आफ्टर इट कि उसके बाद जो है ये वेरीफाई हुई ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर वेरीफाई जो आपके पास कुछ दिनों के बाद मुझे जो है कॉल रिसीव होती है मेरे क्रेडिट कार्ड कंपनी से, और यहाँ पर मुझे कहा जाता है कि आपका जो यहाँ पर कंप्लीट अमाउंट है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो है वो आपके अकाउंट से हो चुकी है। अब ये जो टिप थी बेसिकली ये इंटर्ड होगी हमारे पास। अब ये जो टिप जी वो टिप मैंने दी थी यहाँ पर
12 यूरो, लेकिन यहां पर जो टिप एंटर हुई वो कितनी हुई 12,000 यूरो। तो ये क्या, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। तो इसीलिए कंपनी ने अपने कस्टमर, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड कंपनी है, उसने वेरीफाई करने के लिए अपने कस्टमर को कॉल की और कस्टमर को जो है ये कंफर्म किया कि क्या आपने 12,000 यूरो की टिप दी थी। तो उसने कहा 12,000 यूरो की नहीं, बल्कि मैंने सिर्फ 12 यूरो की टिप दी थी। तो यहां पर 12,000 यूरो कैसे आ गया। तो ये जो है ये भी काफी ज्यादा फ्रॉडलेंट जो है वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपके पास फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिनको रोकने के लिए आपके पास यहाँ पर अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर मशीन्स के द्वारा कर सकते हो। दिस सॉर्ट्स ऑफ एरर्स शुड नॉट अकर। अब यहाँ पर जो इस टाइप के एरर्स होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से अकर नहीं होते। तो ये है हमारे पास इस चीज का कॉन्सेप्ट। टू मी इंटेग्रिटी इज अबाउट मोर देन सिक्योरिटी। अब यहां पर जो है मेरे लिए इंटेग्रिटी से जो है वो ज्यादा बढ़कर है सिक्योरिटी। फ्रॉम एन आईटी कंट्रोल्स परस्पेक्टिव इट also includes the integrity of systems and processes that emit data. Therefore I also consider the following under integrity. अब यहां पर जो है हमारे पास आईटी कंट्रोल्स हैं, जिसका पर्सपेक्टिव जो है वो कुछ इस तरीके से इंक्लूजन है, जहां पर हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उनकी इंटेग्रिटी होगी, हमारे पास यहां पर डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे जो कि अमेंड करेंगे डेटा को। देयरफॉर आई आल्सो कंसीडर द फॉलोइंग अंडर इंटेग्रिटी। अब यहां पर इसके साथ हम कंसीडर भी कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो यहां पर कंप्लीट इंटेग्रिटी है वो भी इसके अंडर आ रही है। अब जैसे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, change control processes for systems should ensure that full testing of changes is made prior to them being implemented in a live environment. अब यहां पर जो है हमारे पास चेंज ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो आपके पास यहां पर चेंज ऑफ कंट्रोल है प्रोसेसेस के हमारे सिस्टम्स के अंदर, जो कि वो इंश्योर कर रहे हैं फुल टेस्टिंग के अंदर जगह कुछ चेंजेस हैं वो यहां पर बन सके प्रायर, और यहां पर जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा लाइव मूवमेंट के अंदर। सेकेंड पॉइंट है गवर्नेंस एंड अदर कंट्रोल्स इन अ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस न्यू सिस्टम्स। अब यहां पर जो गवर्नेंस है वो यहां पर, और जो गवर्नेंस है बेसिकली जो आपके पास यहां पर गवर्नमेंट सिस्टम्स होते हैं वो काफी ज्यादा सिक्योर होने चाहिए, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा गवर्नमेंट्स की डिटेल्स होती हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो गवर्नमेंट होती है, जो आपके पास अदर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, डेवलपमेंट उनकी जो है लाइफ साइकिल की प्रोजेक्ट्स के लिए और जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए वो काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और प्रोड्यूस होने चाहिए न्यू सिस्टम्स, यानी कि एडवांसमेंट जो है उसमें काफी ज्यादा होने चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स फॉर एग्जांपल टू इंश्योर दैट इंटरफेसेस एंड बैच प्रोसेसेस आर रन कंप्लीटली टाइमली एंड एक्यूरेटली। अब यहां पर जो डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास के वो इंश्योर कर रहा है आपके पास इंटरफेसेस को, बैच प्रोसेसेस को, जो कि रन हो रहे हैं कंप्लीटली टाइमली और एक्यूरेटली, कि क्या वो रन हो रहे हैं आपके पास टाइमली, आपके पास वक्ती रन हो रहे हैं, आपके पास टाइमली रन हो रहे हैं, आपके पास यहां पर एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। Control within application to ensure that all transaction produce accurate, complete and reliable results. अब यहाँ पर जो controls हैं वो यहाँ पर within application जो है वो होते हैं, और ये ensure करने के लिए कि आपके पास जो सारी transactions हैं वो produce कर रही है accurate, जो आपके पास यहाँ पर जो accurate है आपके पास result, जो आपके पास complete है और जो reliable results है उनको। This may include validation of data entered via screens or management information to monitor the output of की प्रोसेसेस। अब यहां पर ये जो है वो इंक्लूड कर रहा है वैलिडेशन को हमारे डेटा की, कि हमारा डेटा जो है आफ्टर उसकी जो डेट है, यानी कि जो उसकी इंक्रीमेंटेशन डेट है वो उसके बाद अगर चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो वैलिडेट नहीं है, उसको वैलिडेशन भी करना चाहिए, उसकी वैलिडेट भी जो है वो यहाँ पर करना चाहिए कि डेटा जो है आगे फर्दर काम करने के लिए वैलिड है। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट और इसका सारा फंडा। अवेलेबिलिटी इन द आईटी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट relates to ensure that authorized users can access information when it is needed. The main availability security risks are prevented denial of service attacks, DOS. अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है आईटी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो यहाँ पर रिलेट कर रही है इंश्योर करने के लिए कि जो आपके पास यूजर्स हैं वो ऑथराइज्ड हैं और यहाँ पर वो एक्सेस कर रहे हैं जिस इंफॉर्मेशन को, उसको उसकी जरूरत है। द मेन अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी रिस्क आर प्रिवेंटेड डिनाइल ऑफ अटैक्स। अब यहाँ पर जो आपके पास मेन अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी रिस्क है वो प्रिवेंट करता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स यानी कि डॉस को, और यहाँ पर डाउन टाइम ऑफ की websites could be extremely costly to reputation and loss of business if customers are unable to place orders online. अब यहाँ पर हमारे पास जो ये डाउन टाइम है हमारी वेबसाइट के, जो हमारी की वेबसाइट्स है, और वो यहाँ पर एक्सट्रीमली कॉस्टली है उसकी रेपुटेशन के लिए और जो लॉस ऑफ बिजनेस है आपके पास उसके लिए, और यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो भी अनेबल हो जाएंगे कि वो अपने ऑर्डर्स को जो है किस तरीके से ऑनलाइन प्लेस करें। अवेलेबिलिटी कैन also be lost through physical incidents such as power loss, floods, fire or even
पेस्टिलेंस, अब यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो उस तरीके से भी लॉस्ट हो सकती है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर फिजिकल इंसिडेंट्स होगा, जैसे कि आपके पास पावर लॉस होगा, फ्लड्स होंगे, फायर होगा, और आपके पास इवन पेस्टिलेंस हो गया. Computers and communication suite located below ground level and under the works canteen. The IT staff entered the room in Wellington boots after the inevitable flood from the kitchen. अब यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं और जो कम्युनिकेशन सूट हैं वो लोकेट कर रहे हैं आपके पास बिलो द ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे, और यहाँ पर अंडर वर्क कैंटीन, यानी कि जहां पर जो वर्क कैंटीन है वहां पर. द आईटी स्टाफ एंटर्ड द रूम इन वेलिंगटन. अब जैसे आईटी स्टाफ जो है वो एंटर हो रहा है रूम में वेलिंगटन के जो बूट्स है आपके पास, आफ्टर इट इनविटेबल फ्लड फ्रॉम द किचन. अब यहां पर जैसे एंटर हो उसके बाद एक इनविटेबल फ्लड जो है वो किचन के अंदर देखा था. Smoking being allowed in a room on the same air conditioning circuit as the computer suite, the director's pipe set to off the system and flooded the room. अब यहाँ पर जो है वो स्मोकिंग थी आपके पास वो यहाँ पर अलाउ थी उस रूम के अंदर, जो कि एयर कंडीशनिंग के साथ हो रही थी, और जो सर्किट था कंप्यूटर का वो यहाँ पर शूट करते हो, जो यहाँ पर डायरेक्टली पाइपलाइन थी वो सेट कर दी गई आपके पास, यहाँ पर जो है वो बंद कर दी गई, सेट ऑफ कर दी गई सिस्टम्स को, जो कि आपके पास फ्लोटेड रूम के अंदर प्रेजेंट था. Computer situated under a flat roof that leaked. The mainframe had a plastic sheet over it. अब यहाँ पर जो कंप्यूटर situated आपके पास जो रूम था उसके अंदर जो फ्लैट रूफ थी आपके पास, जो यहाँ पर रूफ थी यानी जो चपटी रूफ थी आपके पास, वो लीक कर रही थी, और जहाँ पर वो मेन फ्रेम था वो यहाँ पर ढका हुआ था प्लास्टिक शीट से. मेन कंप्यूटिंग सेंटर फॉर a US based company was on top of the St. Andreas flood. Another center was in a ह्यूरिकेन जोन. अब यहाँ पर जो आपके पास मेन कंप्यूटिंग सेंटर थे हमारे पास यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए, जो कि टॉप ऑफ द सेंट प्लॉट आपके पास जो है प्रेजेंट था सेंट एंड्रियस में. अनदर सेंटर वाज इन ह्यूरिकेन जोन. अब यहाँ पर जो दूसरा सेंटर था वो था ह्यूरिकेन जोन में. The main ways to ensure availability are to build in resilience, such as alternate processing capabilities and ensuring data is regularly and fully backed up and stored offsite. अब यहाँ पर जो आपके पास मेन तरीके थे इंश्योर करने के लिए डेटा की अवेलेबिलिटी को, या फिर डेटा की आपके पास जो कंप्लीट सिक्योरिटी उसको, तो वो बिल्ड करता है रिसाइलेंस. जैसे कि आपके पास यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होंगी, आपके पास यहाँ पर इंश्योर करना होगा डेटा को रेगुलरली, और यहाँ पर फुली जो है उस डेटा का बैकअप होना होगा, और आपके पास जो है उसको स्टोर करना होगा ऑफ साइट. आई ऑल्सो इंक्लूड द ability to respond and resolve small incidents as part of availability. अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसके साथ साथ इसको भी हमने इंक्लूड किया, उस एबिलिटी को जो कि वो रिस्पॉन्स कर सके और रिजॉल्व कर सके स्मॉल इंसिडेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ अवेलेबिलिटी. टू अ यूजर द अवेलेबिलिटी रिलेट्स टू द सिस्टम एंड डेटा दे वॉन्ट टू यूज. अब यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर कंप्लीट यूज है, यानी कि जो यूजर है वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो रिलेट कर रहा है सिस्टम को, और जो डेटा है वो यहाँ पर उसको देखना चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है. हेंस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन दिस कैन हैव अ बिग एन इम्पैक्ट टू सम यूजर्स एज दे होल सिस्टम बीइंग अनअवेलेबल. अब यहाँ पर हमारे पास जो कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास है कि वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट करेगी उस यूजर्स के ऊपर जो कि उस कंप्लीट सिस्टम्स के अंदर अनअवेलेबल है. अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलरली टेस्टेड डिजास्टर रिकवरी प्लान इज ऑल्सो वाइटल. अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्रिहेंसिव और जो आपके पास रेगुलरली टेस्टेड, यानी कि जो रेगुलरली टेस्टेड जो है वो डिजास्टर रिकवरी प्लान है, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है. द मैनेजमेंट ऑफ आईटी कैन ऑल्सो बी अ रिस्क एरिया. अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है आईटी का, यानी कि जो आईटी की मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा रिस्क में है उस एरिया के. इट रिप्रेजेंट अ लार्ज इन्वेस्टमेंट. अब ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लार्ज इन्वेस्टमेंट को. देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर ब्रिंग योर ओन डिवाइस एंड अदर approaches which, while they may be appropriate for domestic use and reduce cost of delivery, do reduce the level of control an organization has over its own IT. अब यहाँ पर हमारे पास ये कहता है कि हम जो है वो यहाँ पर इंक्रीज करें उस ट्रेंड को जहाँ पर हम खुद लेकर आ जाएं अपनी डिवाइसेस को, और यहाँ पर जो है उस अप्रोचेस को जो कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो डोमेस्टिक यूज के लिए, और रिड्यूस करें उस कॉस्ट को, यानी कि जो डिलीवरी कॉस्ट है उसको, और ऑल्सो रिड्यूस करें लेवल ऑफ कंट्रोल्स को, जहां पर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसके अंदर खुद आ सकें, हमारा जो आईटी है उसके अंदर.
For example, I know of one company where staff felt that the IT support they received from the service desk provider was too slow and ineffective. अब यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास एग्जाम्पल की मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि भाई हमारे पास एक कंपनी है और उसके अंदर जो स्टाफ है वो यहाँ पर ये फील कर रहा है कि आईटी सपोर्ट जो है वो यहाँ पर रिसीव करे उस सर्विस डेस्क के अंदर से जो प्रोवाइड कर रहा है आपके पास यहाँ पर काफी ज्यादा स्लो और काफी ज्यादा इनइफेक्टिव सर्विस. देयर were a couple of people on the factory floor who therefore decided to fix the problems themselves. This include introducing software to identify and fix problems which unknown to them contain. अब यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर बहुत सारे couple of pupils हैं जो कि यहाँ पर फैक्ट्री फ्लोर्स के अंदर और यहाँ पर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं. और उसके साथ साथ इसकी इंक्लूजन ये भी है कि यहाँ पर जो इंट्रोड्यूसिंग हो रही है सॉफ्टवेयर की उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको फिक्स कर सकें प्रॉब्लम्स को. और यहाँ पर जो अननोन आपके पास कंटेन जो आपके पास वायरसेस हैं जो कि अननोन है और वो कंटेन कर रहे हैं उसको भी. मैनेजमेंट रिस्क ऑफ आईटी, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ऑफ द सर्विस. अब यहां पर यह बात हो रही है मैनेजमेंट रिस्क ऑफ आईटी, यानी कि जो मैनेजमेंट के रिस्क यानी कि किस तरीके से मैनेजमेंट की कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से रिस्क जो है वो आ सकता है आईटी ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो यहां पर पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं. पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ऑफ द सर्विस, यानी कि आपके पास जो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है और जो गवर्नेंस है उसकी सर्विस के बाद लेक ऑफ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस एंड आईटी investment failure to provide what the business needs now or in the future. अब यहां पर जो है लेक ऑफ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, यानी कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे डेवलपमेंट की, किस तरीके से सर्विसेज को डेवलपमेंट करनी है, सर्विसेज की किस तरीके से आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि वो फेल ना हो सके, और यहां पर प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से आने वाले टाइम में बिजनेस की क्या क्या जरूरतें हैं और फ्यूचर के अंदर क्या क्या हो सकता है. पुअर कंट्रोल ओवर थर्ड पार्टी प्रोवाइडिंग IS सर्विसेज. अब यहां पर इसके अंदर जो है काफी बुरा कंट्रोल्स होता है जो थर्ड पार्टीज होती हैं, जो थर्ड पार्टीज एप्स होंगी, थर्ड पार्टीज सॉफ्टवेयर होंगी, वो प्रोवाइड कर रही हैं IS सर्विसेज को. द CIA mnemonics is very useful. I have used it in interviews as well as in reviewing new client situations. अब यहां पर जो CIA mnemonics है उसके अंदर जो है ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है और ये जो है इसने यूज किया है इंटरव्यूज में भी और यहाँ पर एज वेल एज जो है इसने यहाँ पर रिव्यू यानी कि जो न्यू क्लाइंट का रिव्यूज होते हैं सिचुएशन के उसके अंदर भी. कॉपिड 5. अब कॉपिड 5 क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले सेशंस में. तो यहाँ पर आप देखो कॉपिड 5 के बारे में डिस्कशन होगा आज. तो यहाँ पर आप देखो कॉपिड 5 ओरिजिनली नोन एज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पर जो कॉपिड 5 है वो बेसिकली किस पे स्टैंड कर रहा है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ जस्ट नोन बाय एक्रोनियम, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये एक एक्रोनियम के नाम से जाना जाता है. is the latest version of a series of tools developed by ISACA. अब यहाँ पर जो है ये एक लेटेस्ट वर्जन, इसकी सीरीज जो है यहाँ पर टूल्स जो है बेसिकली वो डेवलप्ड हो रहे हैं आपके पास ISACA के अंदर, और ओरिजिनली जो है यहाँ पर इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन. अब यहाँ पर जो ISACA है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन, बट नाउ जस्ट नोन बाय द एक्रोनियम, लेकिन ये भी जो है अभी यहाँ पर एक्रोनियम के तौर पे जाना जाता है. कोविड 5 इज अ वैल्यूएबल टूल किट फॉर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट एज इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर एंड गाइडेंस फॉर अ नंबर ऑफ reviews that IRM specialists are likely to be asked to perform. अब यहाँ पर जो कोविड 5 है, कोविड 5 जो है बेसिकली एक वैल्यूएबल टूलकिट है इंफॉर्मेशन रिस्क की मैनेजमेंट के लिए, और ये प्रोवाइड कर रही है स्ट्रक्चर को, गाइडेंस को, जो कि नंबर ऑफ रिव्यूज आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है. और यहाँ पर जो IRM स्पेशलिस्ट है लाइकली वो भी यहाँ पर आस्क कर रहा है इसके बारे में कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है. द ओनली बिजनेस फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज आईटी. अब यहां पर जो है हमारे पास जो कंप्लीट आपके पास जो बिजनेस है, सिर्फ बिजनेस के फ्रेमवर्क के लिहाज से जो गवर्नेंस है और जो मैनेजमेंट है आपकी एंटरप्राइज आईटी की, और जो आपके पास यहाँ पर टूल्स हैं, यानी कि जो कहता है द टूल इज अवेलेबल एज एन ऑनलाइन वर्जन और एज अ सीरीज ऑफ गाइडेंस. अब यहाँ पर जो आपके पास टूल्स हैं जो कि अवेलेबल है आपके पास ऑनलाइन वर्जन के अंदर और एज अ सीरीज ऑफ गाइड्स, यानी कि आपके पास जो गाइड्स भी हैं उसके हिसाब से कि वो किस तरीके से हो सकता है उसके अंदर. At the time of writing, the tool is unusable. However, additional feature and documents are planned to be added in due course. अब यहाँ पर at the time of writing
द टूल वो क्या है, वो यूजेबल है, यानी कि यूजेबल है कि भाई हम जो है यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, एडिशनल फीचर्स इसके यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एडिशनल फीचर्स इसमें हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो कि प्लान किए गए हैं ऐड करने के लिए ड्यू टू कोर्स, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बिजनेस फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज आईटी। अब यहां पर जो हमारे पास बिजनेस फ्रेमवर्क्स हैं, जो हमारे पास यहां पर गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट है एंटरप्राइज की यानी कि आईटी की, उसके बाद है कोविड 5 अनेबलर गाइड्स। अब जो कोविड 5 अनेबलर गाइड्स है वो बेसिकली कोविड 5 को यूज करने के तरीके बताती हैं और गाइड करती हैं। कोविड 5 प्रोफेशनल गाइड्स, एक आपके पास अनेबलर गाइड है, एक आपके पास प्रोफेशनल गाइड है। तो कोविड 5 प्रोफेशनल गाइड्स ये प्रोफेशनल्स के लिए है। द ISACA websites also provides other tools to assist with assessments, laminate, summarize, and conversion from early version of COVID. The tool is used very widely internationally, often adapted for use within specific organization. Training and certification in its use is also available. अब यहाँ पर हमारे पास ये कहता है कि जो ISACA जो वेबसाइट है वो प्रोवाइड कर रहा है आपके पास और भी कई तरह के टूल्स जो कि असिस्ट कर रहा है आपके पास असेसमेंट्स को, लेमिनेट कर रहा है, समराइज कर रहा है, और आपके पास जो है जो कन्वर्जन है उनको पहले से ही जो है किसी वर्जन के अंदर कोविड 5 के देखने को मिल रहा है। द टूल इज यूज्ड वेरी वाइडली। अब यहाँ पर जो ये टूल है वो यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पे इंटरनेशनली यूज किया जा रहा है, जिसको काफी ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर यूज कर रही हैं, अडेप्ट किया है और बाकी अडेप्ट कर रही हैं। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पर इसका अवेलेबल है, इसको यूज करने का किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अ समरी ऑफ द फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट्स एन इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन गवर्नेंस। अब यहाँ पर जो समरी है आपके पास फ्रेमवर्क की, डॉक्यूमेंट्स की, और जो इंट्रोडक्शन है आपके पास इंफॉर्मेशन गवर्नेंस का, ये आपके पास पॉइंट्स हैं यहाँ पर। 5 प्रिंसिपल्स इन कोविड 5, यहाँ पर कोविड 5 के 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। मीटिंग स्टेक होल्डर्स नीड प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर जो मीटिंग स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो सेल्स करते हैं, यानी कि जो इनका कारोबार होता है उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। जो आपके पास यहाँ पर मार्केट्स के अंदर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, फिर मान लो आपके पास कोई कंपनी अगर इवन है तो कंपनी का जो ओनर या फिर जो भी कंपनी के अंदर लोग चला रहे हैं उस कंपनी को, वो कहते हैं स्टेक होल्डर्स। और सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो यहाँ पर एक साथ जमा होकर अपना जो है कंप्लीट बिजनेस डिसीजन या फिर मान लो कोई भी ऐसे काम कर सकते हैं, और सिर्फ उन कंपनीज के मिलकर कोलैबोरेशन में एक डिसीजन बनता है जिसके अंदर यहाँ पर आप कोविड 5 को यूज करते हैं। यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि जो आपके पास मीटिंग स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी जरूरत है इस प्रिंसिपल की। कवरिंग द एंटरप्राइज E2E प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ये जो है वो कवर कर रहा है जो आपके पास E2E प्रिंसिपल है इंटरप्राइज के अंदर, उसको भी। अप्लाइंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ये जो है वो अप्लाई कर रहा है सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को इस प्रिंसिपल के अंदर। उसके बाद है अनेबलिंग एंड होलिस्टिक अप्रोच प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ये अनेबल कर रहा है आपके पास होलिस्टिक अप्रोच इस प्रिंसिपल की। उसके बाद आता है नंबर 5 जो कि है सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो है ये सेपरेट कर रहा है हमारी गवर्नेंस को हमारी मैनेजमेंट के अंदर। कोविड 5 समरी ऑफ प्रोसेस एरिया। अब यहां पर हमारे पास जो है कोविड 5 है और यहां पर ये इसकी समरी है, ठीक है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, एग्जांपल ऑफ प्रोसेसेस। सबसे पहले एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं। इवेल्युएशन, डायरेक्शन एंड मॉनिटरिंग, ये आएगा गवर्नेंस की कैटेगरी में। और नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ प्रोसेस आपके पास इसके अंदर है 4। इसी तरीके से एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस कितने हैं? इंश्योर बेनिफिट डिलीवरी। इसका काम क्या है कि ये इंश्योर करता है बेनिफिट डिलीवरी को। उसके बाद आता है सेकंड एक्टिविटी जो कि है अलाइन, प्लान एंड ऑर्गेनाइज। यहां पर आ जाता है इसके कितने प्रोसेस हैं? इसके 13 प्रोसेस हैं। और ये इसका काम क्या है? इसका काम है ये मैनेज सर्विसेज एग्रीमेंट्स, यानी कि जो सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं उनको मैनेज करना। थर्ड एक्टिविटी है बिल्ड, एक्वायर एंड इंप्लीमेंट। ये है नंबर ऑफ प्रोसेस 10 और इसका काम है मैनेज करना कॉन्फ़िगरेशंस को। उसके बाद आता है यहां पर फोर्थ एक्टिविटी डिलीवर्ड सर्विसेज एंड सपोर्ट। नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं? 6, यानी कि 6 नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी कि 6 प्रोसेस के अंदर जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है। मैनेज ऑपरेशंस, इसका काम है ऑपरेशंस को मैनेज करना। एंड देन लास्ट बट मोस्ट इफेक्टिव मॉनिटर, एवेल्युएट एंड असेस। ये है हमारे पास लास्ट एक्टिविटी। नंबर ऑफ प्रोसेस में है 3, यानी कि तीनों को जो है हमने यहाँ पर डिवाइड करा है, जिसके आपके पास यहाँ पर देख लो सभी के अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोसेस है। इसी तरीके से इसका काम है MEA, यानी कि आपके पास MEA का मतलब है मॉनिटर, इवेल्युएट और एसेस। ये सिस्टम्स का जो है वो इंटरनल कंट्रोल करता है। ये है हमारे पास कोविड 5 का प्रोसेस एरिया और किस किस तरीके से कोविड 5 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर इसको देख सकते हैं। द फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट
provides guidance for the implementation of COVID-5 including making a business case। अब यहाँ पर ये जो है वो प्रोवाइड करता है गाइडेंस को ताकि हम इंप्लीमेंटेशन देख सके COVID-5 की, इंक्लूडिंग जैसे कि हम यहाँ पर बिजनेस केस जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, आउटलाइन द प्रोसेस कैपेबिलिटी मॉडल। अब यहाँ पर ये जो है वो आउटलाइन करता है प्रोसेस का जो कैपेबिलिटी मॉडल है उसको। उसके बाद प्रोवाइड सपोर्टिंग अपेंडिस including mapping of COVID-5 to the ISO IEC 38500 framework। अब यहां पर ये प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है अपेंडिक्स को, इंक्लूडिंग उस मैप को जहां पर COVID-5 के अंदर जो वर्जन है वो है ISO, ये कोई स्टैंडर्ड्स हैं ISO और IEC 38500 फ्रेमवर्क। ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट जो कि है फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट। उसके बाद नोइंग अबाउट सिक्योरिटी डज नॉट मेक यू a good auditor, you also need other skills and tools। अब यहां पर ये जान लो कि भाई हमारे पास सिर्फ ये जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ आपको एक अच्छा ऑडिटर नहीं बना सकती, बल्कि इसके अलावा आपको जरूरत है दूसरी स्किल्स की और टूल्स की। COVID can provide a structure and framework to help। There are also mapping for COVID-5 to ISO 27001। While COVID-4 is no longer supported, you may find it still in use at some organizations that prefer the older style presentation based on control objectives। अब यहां पर ये कहता है कि जो COVID-5 है वो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर को और उसका जो फ्रेमवर्क है वो हेल्प करता है। अब यहां पर हमारे पास ये मैप करता है COVID-5 को, जैसे कि आपके पास स्टैंडर्ड है ISO 27001 और यहां पर जो आपके पास COVID-4 है वो सिर्फ लॉन्गर यूज के लिए जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी कि अभी के लिए जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लॉन्गर यूज के लिए वो सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए आपको यहां पर जो है वो यूज करना है। तो दूसरी अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वो प्रेफर कर रहा है आपके पास जो ओल्डर स्टाइल प्रेजेंटेशन है बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव उसको। यह है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, द फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट के किन किन तरीके के फ्रेमवर्क्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड्स थे और स्टैंडर्ड्स के किन किन तरीके की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमें सपोर्ट करता है। ISO फ्रेमवर्क्स। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहां पर जो ISO है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, is an independent non-governmental membership organization based on Geneva who develop voluntary international standards। अब यहां पर जो है हमारे पास ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट यानी कि जो एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस्ड है आपके पास यहां पर जिनेवा के ऊपर, जो कि डेवलप कर रही है वॉलंटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। दीज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड ग्लोबली एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड सिस्टम्स। अब यहां पर ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रोवाइड कर रही है ग्लोबली, जो कि एक्सेप्टेड हैं स्पेसिफिकेशन के साथ, जैसे कि आपके पास यहां पर प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं और सिस्टम्स हैं। कंप्लायंस इज ऑफ्टन रिक्वेस्टेड इन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग आउटसोर्स्ड IT सर्विसेज। अब यहां पर जो है ये हमें जो कंप्लायंस है बेसिकली वो उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो आपके पास इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंक्लूडिंग आउटसोर्स्ड IT सर्विसेज उसके साथ, और यहाँ पर जो ISO यानी कि जो आपके पास ISO है उसके अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये जो है आपके पास ये है पब्लिश्ड। अब ये पब्लिश्ड किसके पब्लिश्ड हुआ है आपके पास, यहाँ पर आप देखो ISO has published over 19,500 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर जो ISO है वो पब्लिश हो रखा है ओवर यानी कि 19,500 से ज्यादा यानी कि 19,500 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर इसने कवर किया है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी या फिर कोई और इंडस्ट्री हो सभी के अंदर जो है इसको यूज किया जा रहा है इनके स्टैंडर्ड्स के साथ। The main standards of relevance to information risk management are। अब यहां पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं रेलेवेंस यानी कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स की रेलेवेंसी है इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, वो यहां पर क्या कहता है, ISO 31000 ये आएगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ये स्टैंडर्ड है, ये आपके पास स्टैंडर्ड है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड है ISO 31000। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड क्या है, ISO 27001। इसी तरीके से बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए है स्टैंडर्ड ISO 22301। यह है हमारे पास डिफरेंट जो है स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट आपके पास ऑपरेशंस के लिए, डिफरेंट आपके पास जो है यहां पर बिजनेस के लिए, डिफरेंट रिस्क के मैनेजमेंट के लिए। तो यह है कॉन्सेप्ट इस चीज का कि हमने यहां पर ISO फ्रेमवर्क्स को भी जो है डिस्कस कर लिया। अब है CRAM, द IT इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी प्रोमोटेड द CCTA रिस्क एनालिसिस एंड
मैनेजमेंट मेथड SRAM। अब यहां पर जो है हमारे पास जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर एक लाइब्रेरी है, जो हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइब्रेरी है उसके अंदर प्रमोटेड है CCTA रिस्क एनालिसिस, और आपके पास जो यहाँ पर मैनेजमेंट मेथड्स हैं जिनको हम सिंपली बोलते हैं CRAM। I have not seen this methodology used recently, but it may still be in a circulation, so I have included it for completeness। अब यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर जो है वो कोई भी ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं है जिसको हम देख रहे हैं और यूज हो रही है वो रिसेंटली, और यहाँ पर जो है उसके साथ हमारे पास स्टिल जो है अभी भी इसके अंदर सर्कुलेशंस हैं, यानी कि ये जो है अभी भी सर्कुलेट हो रखा है तरह तरह के एरियाज में, और यहाँ पर अभी भी जो है इसको इंक्लूड किया गया है इसकी ताकि प्रोसेस है उनकी कंप्लीटनेस के लिए। CRAM was a software tool with a number of associated useful templates and tools requiring heavy training of users। अब यहाँ पर जो CRAM है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके अंदर आपके पास एसोसिएट की गए नंबर ऑफ यूजफुल टेम्पलेट्स को, टूल्स को, और ये रिक्वायर होती है आपके पास हैवी ट्रेनिंग जो होती है वो होती है यूजर्स के, यानी कि जो यूजर्स की हैवी ट्रेनिंग है उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इट यूज्ड templates to capture and assess risk in a structured way and then enabled management of these through mitigation। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये यूज्ड हो रही है एज अ टेम्पलेट और ये कैप्चर कर रही है और ये जो है वो एसेस कर रही है रिस्क को, जिसको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, और यहाँ पर अनेबल कर रहे हैं मैनेजमेंट को थ्रू मिटिगेशन। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी कि इसमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो रही है और वैल्यूएशन हो रही है किसकी, एसेट्स की। उसके बाद सेकंड पॉइंट है थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब यहां पर इसमें जो है वो थ्रेट और वल्नरेबिलिटी जो है उसकी असेसमेंट हो रही है। एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास काउंटर मेजर सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन। अब यहां पर काउंटर मेजर सिलेक्शन जो है और जो रिकमेंडेशन है तीसरे पॉइंट में इसकी बात हो रही है। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट जो कि है CRAM, और CRAM किन किन तरीके से यूज होता है, कहां कहां यूज होता है, क्यों यूज होता है, सब चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली। ओके, तो फाइनली ये जो ट्यूटोरियल है वो हमारा यहां पर हो गया एंड, और यहां पर हमने सारी चीजें यानी कि जो भी हमने यहां पर इंफॉर्मेशन रिस्क के बारे में सीखी, इंफॉर्मेशन के बारे में जानी, वो सब की सब यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो टूल्स हमने डिस्कस किए हैं आई होप कि वो भी आप लोगों को समझ में आए होंगे, वो भी सारी चीजें आप लोगों को जो है वो समझ में आ गई होंगी और आप लोग जान गए होंगे कि एग्जैक्टली जो है वो यहां पर रिस्क इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और क्यों क्यों इसको यूज किया जाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किन किन तरीके के इसके अंदर स्टैंडर्ड्स हैं और क्या क्या इसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट का ट्यूटोरियल, और यहाँ पर हमने जो है इस ट्यूटोरियल को फाइनली एंड कर लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन की वो आप लोगों को समझ आई होंगी, आप लोगों को जो है वो एकदम सही तरीके से सारी चीजें मालूम चल गई होंगी और सारी चीजों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा। तो फाइनली इसी बात के साथ ट्यूटोरियल जो है हो गया है एंड, बाकी सीखेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।